नमस्कार दोस्तों, लाइक स्टडी यूट्यूब चैनल में कमल उद्वल आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन इतिहास से संबंधित आपके लिए और ज्योग्राफी से संबंधित राजस्थान के हैं जो क्वेश्चन लेके आया हूं। दोस्तों पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है कि संत पीपाजी की जो छतरी है किस दुर्ग में स्थित है। ठीक है, तो हमें सीधे सीधे पता है कि झालावाड़ जिला में एक नदी बहती है और उस नदी का नाम है काली सिंध। काली सिंध, और काली सिंध जो नदी है वो कहां बहती है? झालावाड़ जिले में, झालावाड़ में बहती है। इधर से एक नदी और आती है, उसका नाम है आहू नदी, और आहू नदी भी झालावाड़ में है जो किस में मिल जाती है? काली सिंध नदी में मिल जाती है। ये दोनों नदियां कहां बहती है? झालावाड़। झालावाड़ जिला राजस्थान का जिला है और सबसे ज्यादा बरसात होने वाला जिला है। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे एक जगह है और इस जगह ये दोनों जब संगम होती है झालावाड़ में, यहाँ पे एक दुर्ग है और उस दुर्ग का नाम है गागरोन। गागरोन, गागरोन दुर्ग स्थित है। किस किस नदी के संगम पे है? तो आहू और काली सिंध नदी के संगम की बात आती है। तो दोस्तों पहली बात की जाए कि राजस्थान का जल दुर्ग किसे कहा जाता है? तो गागरोन दुर्ग को जल दुर्ग कहा जाता है। ठीक है, ये एक जल दुर्ग भी है। ठीक है, एक जल दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। अब ये जो जल दुर्ग है, ये जो गागरोन का जो दुर्ग है, इसमें है जो संत पीपाजी की छतरी स्थित है। इतना हमें इससे संबंधित आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करें तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, किस किस के मध्य हुआ, इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात तो आती है तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है वह कहां हुआ, कैसे हुआ, किस किस के मध्य हुआ, कौन जीता कौन हारा। ठीक है, तो तराइन का युद्ध की बात की जाती है तो ये युद्ध हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? 1191 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य? तो मोहम्मद गोरी और वर्सेस किसके मध्य? पृथ्वीराज चौहान। ये कहां का शासक था? अजमेर का शासक था। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है। और युद्ध लड़ने के बाद में, युद्ध होने के बाद में क्या होता है दोस्तों कि इस युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है। ये जीत जाता है। देखो इसके बाद में ये क्या बात आ जाती है कि इसका जो प्रथम युद्ध है, तराइन का प्रथम युद्ध है, वह 1191 ईस्वी में हुआ। किस किस के मध्य? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। विजय कौन रहा दोस्तों? तो विजय रहा पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, इस युद्ध में। इसके बाद में बात आती है कि कहां पे हुआ था, ये कौन से स्थान पे हुआ था? तो करनाल कहां पड़ता है? करनाल हरियाणा में करनाल है जो एक जगह है, यहां पे ये युद्ध लड़ा जाता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। ठीक है, ये इसमें विजय कौन हो जाता है? पृथ्वीराज चौहान। अगली बात आती है 1 साल बाद में। अब क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में जीतने के बाद में वापस अजमेर आके और अपने जो ऐशो आराम की जिंदगी जीने लग जाता है। और मोहम्मद गोरी दिल्ली जाके है जो क्या करने लग जाता है, ये है जो दोबारा युद्ध की तैयारी में जुट जाता है और अपनी सेना को मजबूत करने लग जाता है। तो अगली साल, 1 साल बाद में 1192 ईस्वी की अगर बात की जाती है तो इसमें द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है।
किस किस के मध्य लड़ा जाता है? तो उन्हीं दोनों के मध्य लड़ा जाता है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। इसके बाद में इसने मोहम्मद गोरी ने 1 साल के समय में बहुत मेहनत करी और अपने सेना को मजबूत कर लिया। मजबूत करने के बाद में वहीं पे करनाल हरियाणा में आके दोनों सेनाओं के मध्य जो घमासान युद्ध होता है, घमासान युद्ध होने के बाद में क्या होता है कि इस युद्ध में क्या होता है, गोरी की क्या होती है, विजय हो जाती है। गोरी की क्या हो जाती है, मोहम्मद गोरी की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। और पृथ्वीराज जो चौहान है, पृथ्वीराज जो चौहान है उसकी क्या हो जाती है, हार हो जाती है, ये हार जाता है, पराजय हो जाती है इसकी। ठीक है, इसने मोहम्मद गोरी ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। ठीक है, और फिर कहानी क्या आती है कि पृथ्वीराज चौहान की है जो आंखों को फोड़ दी जाती है और पृथ्वीराज चौहान को की आंखों को फोड़ दी जाती है। तो स्टोरी इस तरीके से बढ़ती रहती है। तो हमें क्वेश्चन का इतना ही ध्यान रखना है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 ईस्वी में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा, दूसरे युद्ध और फिर बात आती है कहां पे हुआ, तो करनाल हरियाणा में ये युद्ध लड़ा जाता है। अगली बात करते हैं, 1 साल बाद में फिर 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है उसी जगह पे, और इसमें मोहम्मद गोरी की विजय हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान जो हार जाता है। इतना हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में इसमें एक और बात की जाती है कि जो इसमें मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज जो चौहान था, पहले और दूसरी जो युद्ध हुआ इसमें पृथ्वीराज जो चौहान था इसका सेनापति की बात की जाती है। तो सेनापति की अगर मैं बात करूं, सेनापति, और सेनापति का नाम क्या आता है, तो दोस्तों आपको भी पता होना चाहिए कि इसमें इसका नाम क्या आता है, तो खेत सिंह खंगार। कौन, खेत सिंह खंगार। खेत सिंह खंगार इसका सेनापति होता है, किसका, पृथ्वीराज चौहान का। ये कहानी हमारे सामने आती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, किस किस के मध्य हुआ ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, अगला क्वेश्चन आता है कि सिवाना का दुर्ग में साका कब हुआ था। तो सिवाना का जो दुर्ग है, पहली बात तो बात करूं सिवाना का दुर्ग कहां स्थित है, तो सिवाना कहां है, बाड़मेर में। बाड़मेर, सिवाना कहां है, बाड़मेर में। ठीक है, सिवाना का दुर्ग बाड़मेर में है। और इसके बाद में बात की जाती है कि यह साका कब हुआ, तो साके की अगर बात करूं मैं तो इसका साका हुआ था, सिवाना के दुर्ग का साका हुआ था 1308 ईस्वी में। 1308 ईस्वी में ये साका हुआ था। ठीक है, ये दूसरी बात आती है सिवाना दुर्ग की। ठीक है, इसके बाद में ये जब साका हुआ, सिवाना दुर्ग का जो साका हुआ किस वर्ष हुआ, तो 1308 ईस्वी की बात सामने आ जाती है। किस किस के मध्य हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी। एक तो कौन था, अलाउद्दीन, एक तो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। और एक कौन था, एक बात आती, एक तरफ से तो अलाउद्दीन खिलजी लड़ रहा था, दूसरी तरफ से कौन लड़ रहा था, शीतल देव। कौन, शीतल देव सोनगरा। ठीक है, तो शीतल देव सोनगरा की बात सामने आती है। ठीक है, शीतल देव सोनगरा, तो इसका पूरा नाम है सोनगरा। शीतल देव सोनगरा और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य ये युद्ध होता है। कौन सा, सिवाना दुर्ग का युद्ध। और कब हुआ, 1308 ईस्वी में हुआ। और फिर इसको क्या होता है कि शीतल देव है जो इसमें हार जाता है, अलाउद्दीन जीत जाता है। तो अलाउद्दीन ने ये जो सिवाना दुर्ग का नाम पलटकर और इसकी जगह पे है जो इसका नाम क्या रख देता है, खेराबाद। इस दुर्ग का नाम हो जाता है। किसने रखा ये नाम, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये नाम रखा था। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी हमें मिलती है। पहली बात कहां स्थित है, बाड़मेर में। कब हुआ, तो 1308 ईस्वी में। किस किस के मध्य, अलाउद्दीन खिलजी और शीतल देव सोनगरा के मध्य हुआ। और इसको अलाउद्दीन खिलजी की इसमें विजय होती है। विजय होने के बाद में इसका नाम खेराबाद रख देता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है,
अब बात आती है अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इससे संबंधित आपको जितनी भी जानकारी है वो आपको बता दी है, ठीक है। तो इससे संबंधित आपको ये भी ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि आमेर का कछुआ वंश किसका वंशज माना जाता है। तो आमेर का जो कछुआ वंश है वो किसका वंशज माना जाता है। तो दोस्तों ये राम के पुत्र, किसके, राम के पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखना हमें। आमेर के कछुआ का ये कहानी सामने आती है। इसके बारे में, इसमें भी बहुत युद्ध हुए, उनके बारे में हम आगे वाले जब भी क्वेश्चन बनेगा तो आपके सामने रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आमेर का जो कछुआ वंश है उसके किसके वंशज माने जाते हैं। तो राम के पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं। ये कहानी ध्यान रखनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्वाधिक अवधि तक राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन रहे थे। तो सर्वाधिक जो अवधि तक राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पे कौन रहे थे। तो कौन, किसकी बात आती है, मोहनलाल सुखाड़िया। किसकी बात आती है, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया की बात सामने आती है कि ये राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक अपने पद पे रहे थे, ठीक है, मुख्यमंत्री पद पे रहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है। तो राज्य के सर्वोच्च विधिक अधिकारी की अगर बात की जाती है तो दोस्तों वो होते हैं, कौन होते हैं, महाधिवक्ता। कौन होता है, महाधिवक्ता है जो राज्य के सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं, ठीक है। अब बात आती है प्रथम महाधिवक्ता कौन थे। तो प्रथम की अगर बात करें तो प्रथम जो महाधिवक्ता थे उनका नाम आता है, कौन आता है, जीसी कासलियावाल। जीसी कासलियावाल है जो इसका नाम आता है, ठीक है। कासलीवाल इसका नाम आता है, ठीक है। अगली बात आती है वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में कौन है महाधिवक्ता। वर्तमान में कौन है दोस्तों, तो आपको सबको पता होगा कौन है। तो वर्तमान में अगर बात करें तो एमएस सिंघवी। एमएस सिंघवी की बात सामने आती है, ठीक है। एमएस सिंघवी वर्तमान में महाधिवक्ता है राजस्थान के। एमएस का मतलब है महेंद्र सिंह सिंघवी, ठीक है। इस क्वेश्चन से ये इतनी जानकारी हमें मिलती है कि राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है। तो सबसे पहले तो महाधिवक्ता होता है। प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, जीसी कासलियावाल थे। और वर्तमान की अगर बात की जाती है तो वर्तमान में एमएस सिंघवी है जो महाधिवक्ता है राजस्थान के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाती है तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने कि राजस्थान विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो राजस्थान विधानसभा की अगर बात की जाती है तो राजस्थान विधानसभा की तो कौन से नंबर की है। तो पहली बात आती है ये 15वें नंबर की विधानसभा है जो है, ठीक है। 15वें नंबर की विधानसभा चल रही है वर्तमान में। इसके बाद में है जो बात की जाती है कि इसमें सीटें कितनी हैं। तो 200 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 200 सीटें हैं। और 200 सीटों में से 25 सीटें महिलाओं की रिजर्व है। महिलाओं की क्या है, रिजर्व है। 25 सीटें महिलाओं की रिजर्व है। और इसमें एक महिलाओं की एक सीट क्या है, खाली है। एक सीट क्या है, खाली है, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर बात की जाती है तो जो इसके अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष की बात की करें तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है सीपी जोशी इसके वर्तमान अध्यक्ष है। वर्तमान अध्यक्ष सीपी जोशी, किसके, वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष सीपी जोशी है। अगली बात आती है, अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि मोर ध्वज नानक राम निहाल चंद किस शैली से संबंधित है, ठीक है। तो निहाल चंद का जब नाम आ जाता है तो आपको सीधे सीधे पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सी शैली से संबंध है, किशनगढ़
किशनगढ़ शैली से संबंधित है। और ये किशनगढ़ जो शैली है ये कौन सी है, बनी ठनी से संबंध आता है इनका। ठीक है दोस्तों, कोरोना का काल चल रहा है तो प्लीज अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और घर पे रहे, जरूरत पड़े तभी बाहर जाएं, अन्यथा बाहर ना जाएं दोस्तों, नहीं तो है जो मौर्य बोल सकता है किसी के भी, है ना। तो इतना सा ध्यान रखें। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि जोधपुर का प्रसिद्ध ठंडे पानी का पात्र क्या कहलाता है। तो ठंडे पानी का पात्र जोधपुर का जो है किस नाम से प्रसिद्ध है, तो बादला क्या कहलाता है, बादला के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें पानी भरने के बाद में ठंडा रहता है क्योंकि उसके चारों तरफ कपड़ा है जो लगाया जाता है और उसका पानी बहुत समय लंबे समय तक इसका पानी है जो क्या होता है, ठंडा रहता है। ठीक है, इतना हमें ध्यान रखना है। और फिर आती बात तो जस्ते की मूर्तियां, क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन एक और क्वेश्चन बनता है कि जस्ते की, किसकी, जस्ते की मूर्ति या कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये भी जोधपुर की प्रसिद्ध है। जोधपुर जस्ते की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जोधपुर की प्रसिद्ध है। इतना हमें ध्यान रखना। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व बौद्धिक जो संपदा दिवस है वो मनाया जाता है 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि जेम्स टोड का जीवन चरित्र पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इस पुस्तक का लेखक कौन है, तो गौरी शंकर ओझा, हीराचंद ओझा। ठीक है, तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा की ये पुस्तक है। अब बहुत सारे तो इसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि जेम्स टोड का नाम आ रहा है तो कर्नल जेम्स टोड ही होगा, पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, गौरी शंकर ओझा। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आगे बात करते हैं। 10 क्वेश्चन मैंने डाले हैं कि रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है, तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगली बात आती है भामाशाह टेक्नो हब कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और चारचौमा मंदिर का राजस्थान के किस जिले में स्थित है, चारचौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ये भी इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे दोगे तो है जो आप देखता हूं किस किस के आंसर आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और आप अगर हमारे वीडियो पे नए हैं और हमारे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।